स्टैंडर्ड 10th साइंस चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। मैं विनय सर इस वीडियो में आपके लिए स्वाध्याय के प्रश्न लेकर आया हूं। पेज नंबर 125। प्रश्न नंबर 20, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में वसा का पाचन क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है। जब भोजन आमाशय से क्षुद्रांत में जाता है तब भोजन के अंदर पित्त रस, अग्न्याशिक रस और आंतरस भोजन के अंदर मिलते हैं। तो हमारे शरीर में वसा का पाचन यानी चर्बी का पाचन कैसे होता है, तो और यह प्रक्रिया कहाँ होती है? तो हमारे शरीर में वसा का पाचन क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है। जब भोजन आमाशय से क्षुद्रांत में जाता है तब भोजन के अंदर यकृत में से पित्त रस मिलता है और अग्न्याशय में से आने वाला अग्न्याशिक रस और क्षुद्रांत का आंतरस भोजन के अंदर मिलता है। पित्त रस का काम क्या है? तो जो आमाशय से अम्लीय भोजन आया है उसको वो क्षारीय बनाता है और वसा यानी चर्बी के बड़े गोलक को छोटे छोटे गोलक में बदल देता है। इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले तो पित्त रस जो है वो आमाशय में से जो अम्लीय भोजन आया है उसको क्षारीय बनाता है और वसा यानी चर्बी के बड़े गोलक को तोड़ कर छोटे छोटे गोलक में बदल देता है। अग्न्याशिक रस में क्या होता है कि 3 उत्सेचक होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है और लाइपेज वसा यानी चर्बी का पाचन करता है। तो अग्न्याशिक रस जो है उसके अंदर 3 उत्सेचक होते हैं, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है और लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। अब आता है आंतरस। आंतरस में विविध प्रकार के उत्सेचक होते हैं जो क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में करते हैं और प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल में करते हैं और वसा यानी चर्बी का पाचन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में करते हैं। इस प्रकार से क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। तो याद रखने का कि जब आमाशय में से भोजन क्षुद्रांत में आता है तो भोजन के अंदर पित्त रस, अग्न्याशिक रस और आंतरस मिलते हैं। पित्त रस जो है वो आमाशय से अम्लीय जो भोजन आया उसको क्षारीय बनाता है। वसा यानी चर्बी के बड़े गोलक को छोटे छोटे गोलक में बदल देता है, इसको बोलते हैं इमल्सीकरण। अग्न्याशिक रस में 3 प्रकार के उत्सेचक होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज वसा यानी चर्बी का पाचन करता है। अग्न्याशिक रस में विविध प्रकार के उत्सेचक होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में करते हैं, प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल में करते हैं, वसा यानी चर्बी का पाचन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में करते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है और क्षुद्रांत की दीवार द्वारा पचित भोजन का शोषण होता है। प्रश्न नंबर 21, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है?
तो भोजन के पाचन में लार की भूमिका बतानी है हमें। तो जैसे ही हम भोजन को मुख में रखते हैं वैसे ही पाचन की शुरुआत हो जाती है और लार ग्रंथि में से लार रस जो होता है वो भोजन के अंदर मिलता है और वो भोजन को कोमल और चिकना बना देता है। अब इस लार रस के अंदर एमाइलेज नामक उत्सेचक होता है। एमाइलेज नामक उत्सेचक होता है जो स्टार्च का पाचन माल्टोज में करता है। तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो भोजन जैसे ही हम मुख में रखते हैं वैसे ही पाचन की शुरुआत हो जाती है। मुख के अंदर लार ग्रंथि में से जो लार रस आता है वो भोजन में मिलता है और वो भोजन को कोमल और चिकना बनाता है। और लार रस के अंदर एमाइलेज नामक उत्सेचक होता है जो स्टार्च का पाचन माल्टोज में करता है। प्रश्न नंबर 22, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उप उत्पाद क्या हैं? अब स्वपोषी पोषण वनस्पति करती है, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी सजीव, और ऐसी उनकी पोषण पद्धति को स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो हरी वनस्पति सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन स्वयं बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब स्वपोषी पोषण में किसकी आवश्यकता होती है? तो सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता होती है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी? तो सूर्य प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पानी चाहिए। अब इसमें देखो 3 घटना होती है। सबसे पहले क्लोरोफिल का अणु सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का शोषण करता है और प्रकाश ऊर्जा की मदद से वो ग्लूकोज यानी रासायनिक पदार्थ बनाता है। तो इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतर, ये दूसरी घटना है। और तीसरी घटना कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन होता है और रिडक्शन होने से ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इस प्रकार से स्वपोषी पोषण के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 3 घटना घटती है। नंबर 1, सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का शोषण होता है। नंबर 2, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर होता है। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है यानी रिडक्शन होता है और ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब यहाँ पर देखो उप उत्पाद मतलब कि सब प्रोडक्ट यानी कि उप उत्पाद। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद यानी मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज है, लेकिन उसका सब प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद ऑक्सीजन और पानी है। तो उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और पानी उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 23, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार से अभिकल्पित हैं? तो गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार से अभिकल्पित हैं? तो श्वास नली है ये श्वास नली नीचे जाकर 2 शाखाओं में विभाजित होती है, तो उसे हम श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपने तरफ आए हुए फेफड़ों में क्या करती है? प्रवेश करती है, यानी फुफ्फुस में प्रवेश करती है और अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनिका कहते हैं। तो अनेक शाखाओं में विभाजित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? श्वसनिका।
अब इस श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी रचना होती है और इसको हम बोलते हैं कूपिका। कूपिका कहते हैं। जब हम श्वास लेते हैं यानी हवा को अंदर खींचते हैं तो हवा के साथ ऑक्सीजन जो होती है वो कूपिका में आ जाती है और कूपिका की दीवार में रुधिर वाहिका होती है। ये रुधिर वाहिका के अंदर रुधिर होता है तो वो रुधिर हवा में से ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका को दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिका उच्छ्वास की क्रिया द्वारा शरीर के बाहर निकाल देती है। तो इस प्रकार से गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिका अभिकल्पित है। यानी कि श्वास नली नीचे जाती है, दो शाखाओं में विभाजित होती है, उसको बोलते हैं श्वसनी। श्वसनी अपने तरफ आए हुए फेफड़ों में क्या करती है, प्रवेश, और प्रवेश करके अनेक शाखाओं में विभाजित होती है तो उसको बोलते हैं श्वसनिका। श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी रचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कूपिका। अब इस क्या होता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो हवा को अंदर खींचते हैं तो ये हवा के साथ ऑक्सीजन कूपिका में भर जाती है और कूपिका की दीवार में रुधिर वाहिका होती है। ये रुधिर वाहिका के अंदर रुधिर होता है तो वो रुधिर इस हवा में से ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कूपिका को दे देता है। फिर कूपिका उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाल देती है। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन श्वसन रंजक है। श्वसन रंजक है यानी कि ये श्वसन गैस ऑक्सीजन का वहन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं श्वसन रंजक। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता रखता है और ये अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़कर अंगों तक ले जाता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो अंगों तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण ऊर्जा कम उत्पन्न होगी और हमें थकान महसूस होगी। तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है कि अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, जिससे ऊर्जा की कमी हो जाती है और थकान महसूस होती है। हीमोग्लोबिन की कमी से एक रोग होता है एनीमिया, तो ये रोग भी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर 25। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है? तो मैंने आपको जैसा बताया था कि हमारे शरीर के अंदर हृदय में रुधिर 2 बार आता है, इसलिए इसे दोहरा संचरण कहते हैं। तो हमारे हृदय के अंदर रुधिर 2 बार आता है, इसलिए उसे कहते हैं दोहरा संचरण। तो ये हमारा क्या है, दायां अलिंद। तो दायां अलिंद जो है उसके अंदर ऑक्सीजनित रुधिर जो होता है, यानी यहाँ पर देखो ये वी ऑक्सीजनित रुधिर जिसे हम बोलते हैं अशुद्ध रुधिर, ये रुधिर दाएं अलिंद में आता है, वहाँ से दाएं नीले में जाता है अशुद्ध रुधिर, और यहाँ पर ये बायां अलिंद है जिसके अंदर ऑक्सीजनित रुधिर यानी शुद्ध रुधिर आता है और फिर वो वहाँ से बाएं नीले में जाता है। इस प्रकार से दाईं तरफ अशुद्ध रुधिर रहता है हमारे हृदय में और बाईं तरफ शुद्ध रुधिर रहता है, और दोनों एक दूसरे से पर्दे के द्वारा अलग होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से मिलने नहीं पाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि दोहरा संचरण हमारे शरीर में होता है, इसलिए हमारे शरीर में हृदय के अंदर रुधिर 2 बार आता है, इसलिए उसे बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है और शरीर का तापमान एक समान बनाए रखने के लिए हमें निरंतर क्या चाहिए, ऊर्जा।
इसलिए ऑक्सीजनित यानी कि शुद्ध रुधिर और विऑक्सीजनित यानी अशुद्ध रुधिर दोनों मिलने नहीं चाहिए। इसलिए हमारा हृदय जो होता है वो चतुष्खंडी होता है और इसी कारण से ऑक्सीजनित यानी शुद्ध रुधिर और विऑक्सीजनित यानी अशुद्ध रुधिर ये दोनों एक दूसरे से मिलने नहीं पाते हैं। यानी विऑक्सीजनित रुधिर यानी अशुद्ध रुधिर वो दाएं अलिंद में ही रह जाता है और वहाँ से दाएं नीले में जाता है, और ऑक्सीजनित रुधिर यानी शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद और बाएं नीले में ही रह जाता है। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे से मिलते हैं नहीं। इसलिए हमारे शरीर में हृदय में रुधिर 2 बार आता है, इसलिए उसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। और ये शरीर के तापमान को एक समान बनाए रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर नहीं मिलने चाहिए। इसलिए हमारे शरीर में बराबर रुधिर जो होता है वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, शुद्ध और अशुद्ध, और इसलिए हमारे हृदय में रुधिर का 2 बार वहन होता है यानी 2 बार आता है, और इसलिए उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। 26वां प्रश्न है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो जाइलम को जलवाहक उत्तक भी कहते हैं और फ्लोएम को अन्नवाहक उत्तक भी कहते हैं। तो जाइलम के द्वारा वनस्पति में पानी का वहन होता है और फ्लोएम यानी कि अन्नवाहक उत्तक के द्वारा वनस्पति में भोजन का वहन होता है। अब जाइलम के द्वारा वनस्पति में पानी के वहन में उसके 2 घटक मदद करते हैं, एक है वाहिका और एक है वाहिनिका। और उसी प्रकार फ्लोएम द्वारा भोजन के वहन में वनस्पति में फ्लोएम के 2 घटक मदद करते हैं, एक है चालनी नलिका और दूसरी है साथी कोशिका। जाइलम के द्वारा वनस्पति में पानी का वहन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी केवल ऊर्ध्व दिशा में होता है, लेकिन फ्लोएम के द्वारा वनस्पति में भोजन का वहन ऊर्ध्व और अध दोनों दिशा में होता है, यानी ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है। तो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पदार्थ के वहन में क्या अंतर है? तो जाइलम के द्वारा वनस्पति में पानी का वहन होता है और फ्लोएम के द्वारा वनस्पति में भोजन का वहन होता है। जाइलम के द्वारा पानी के वहन में उसके 2 घटक मदद करते हैं, वाहिका और वाहिनिका, और फ्लोएम के द्वारा भोजन के वहन में उसके 2 घटक मदद करते हैं, चालनी नलिका और साथी कोशिका। जाइलम के द्वारा वनस्पति में पानी का वहन केवल ऊर्ध्व यानी ऊपर की दिशा में ही होता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन का वहन वनस्पति में ऊर्ध्व यानी ऊपर और अध यानी नीचे दोनों दिशा में होता है। इस चैप्टर का स्वाध्याय का अंतिम प्रश्न है 27वां प्रश्न, फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा विक्र में विक्राणुओं की रचना और क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो देखो, फुफ्फुस यानी फेफड़ों में कुपिका जो होती है और विक्र के अंदर जो विक्राणु होते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में नेफ्रॉन भी बोलते हैं, तो फुफ्फुस के अंदर जो कुपिका होती है वो फुफ्फुस की क्रियात्मक इकाई है, कार्य करने वाली इकाई है। उसी प्रकार से विक्र के अंदर जो विक्राणु होते हैं वो विक्र की क्रियात्मक इकाई है, कार्य करने वाली क्या है? इकाई। अब कुपिका के द्वारा रुधिर और बराबर कुपिका के बीच में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कुपिका रुधिर को ऑक्सीजन देती है और रुधिर में से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में आता है और फिर कुपिका उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। और विक्र के अंदर जो विक्राणु होते हैं उसके अंदर रुधिर के छनने की क्रिया होती है, यानी कि रुधिर को छानकर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को अलग किया जाता है। तो यहाँ पर विक्राणु के अंदर रुधिर के छनने की क्रिया होती है,
यानी रुधिर में से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को यानी वेस्ट मटेरियल को अलग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि फुफ्फुस के अंदर कुपिका लगभग 15 करोड़ होती है, यानी प्रत्येक फुफ्फुस में यानी एक फेफड़े में 15 करोड़ कुपिका होती है। उसी प्रकार एक विक्र के अंदर विक्राणु की संख्या 10 लाख होती है। तो आपको याद रखने का कि फुफ्फुस में कुपिका और विक्र में विक्राणुओं की रचना और क्रिया पद्धति में क्या अंतर है। तो फुफ्फुस में जो कुपिका है वो कुपिका फुफ्फुस की क्रियात्मक इकाई है। उसी प्रकार विक्र में जो विक्राणु है वो विक्राणु विक्र की क्रियात्मक इकाई है। कुपिका क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाल देती है, और विक्राणु जो होते हैं वो रुधिर को क्या करते हैं, छानते हैं और उसमें से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को अलग करते हैं। फुफ्फुस के अंदर कुपिका की संख्या होती है 15 करोड़ एक फुफ्फुस के अंदर, और एक विक्र के अंदर विक्राणु की संख्या होती है 10 लाख। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगता हो, मैंने अगर आपको सही ढंग से ये स्वाध्याय समझाया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए जिससे उनको लाभ मिल सके, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।